बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। तो चलो देखते हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में। थर्मोडायनामिक्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो फिजिक्स में है और केमिस्ट्री दोनों में है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में आप लोग इसको पढ़ते हो फिजिक्स में। थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स का मतलब फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी। तो जहां पर एनर्जी या हीट के फ्लो की स्टडी हम लोग करते हैं उसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। मतलब स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट कह लिया जाए, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी। इन केस ऑफ केमिस्ट्री इट इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। अगर यही चीज आप केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो इसको आप थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। इन केस ऑफ केमिस्ट्री इट इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। तो हीट या एनर्जी, ऊष्मा या ऊर्जा, हीट का मतलब ऊष्मा, एनर्जी मतलब ऊर्जा का फ्लो करना मतलब स्थानांतरण होना, एक दूसरे में बदलना, ये सारी चीज जो आप करोगे इसको आप थर्मोडायनामिक्स कहोगे। लेकिन अगर यही चेंजेज आप केमिस्ट्री में देख रहे हो तो फिर आप उसको थर्मोकेमिस्ट्री कहेंगे। ये चीज भैया जानते रहो। यहाँ पर 3 जनरलाइजेशन है। थर्मोडायनामिक्स है 3 जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर ध्यान दें, थर्मोडायनामिक्स है 3 जनरलाइजेशन। हैज 3 जनरलाइजेशन। known as laws of thermodynamics। तो यहाँ पर 3 जनरलाइजेशन हैं जिनको आप थर्मोडायनामिक्स के नियम कहते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब वैसे तो मान्यताएं हैं, लेकिन इनको आप नियम कह देते हैं। नियम कहने के लिए प्रूफ होना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं है तो फिर उसको आप नियम नहीं कह सकते, रूल नहीं कह सकते, लॉ नहीं कह सकते। तो इनके प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कभी गलत नहीं होते हैं, इसलिए फिर हम लोग इनको लॉ कह देते हैं। दैट आर फर्स्ट लॉ। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ये 3 लॉ हैं। यहाँ पर भैया, यहाँ पर देखें कुछ जनरल स्टेट मतलब हैं, पॉइंट हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर यूनिवर्स, कुछ टर्म हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे यूनिवर्स पे। यूनिवर्स, अगर आपसे कहा जाए कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है। यूनिवर्स के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग,
और तीसरा होता है बाउंड्री। बाउंड्री। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे सिस्टम पर। सिस्टम पर पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो जैसे मान लो क्लास है, क्लास में सब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, हम लोग किसी एक बच्चे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जब किसी पार्टिकुलर बच्चे के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वो बच्चा हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा। या लैब में हम लोग गए, टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें कुछ डाले, जैसे ये टेस्ट ट्यूब हमारे, मान लीजिए इसमें हम लोग कुछ डाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें जो मटेरियल है उसकी स्टडी कर रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए सिस्टम है। तो जिस पार्ट का हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सिस्टम इज टू टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सिस्टम इज ऑफ टू टाइप। पहला होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम, यहां पर सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। पूरे जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी अगर सेम है, हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम है, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, तो फिर आप उसको होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। और इसको आप आइसोट्रॉपिक कहेंगे, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अगर ऐसा होता है तो इसको आप आइसोट्रॉपिक नेचर कहते हैं। तो जहां पर होमोजीनियस कह दिया जाए इसका मतलब वो आइसोट्रॉपिक नेचर का है। ये भी आप जानते रहेंगे, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे या हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी का सेम होना, ये आइसोट्रॉपिक नेचर कहलाता है भैया। ये हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल तो एनी प्योर थिंग, कोई भी प्योर चीज, आप केवल वाटर ले लो, प्योर वाटर ले लो, कोई भी अकेला चीज जो प्योर है, और अगर अकेला नहीं है मिक्सचर है तो कंप्लीटली मिक्स होना चाहिए। आर कंप्लीटली या आर मिक्सचर in which component are completely miscible। miscible, mixture in which component are completely miscible। जैसे आप वाटर और शुगर ले लो, ये चीज। दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो सिस्टम जहां पर प्रॉपर्टी कंप्लीटली मिसबल ना हो, मतलब कंपोनेंट कंप्लीटली मिसबल ना हो, property is not same throughout।
प्रॉपर्टी नॉट सेम थ्रू आउट। तो जहां पर पूरे पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम ना हो, एग्जाम्पल में मिक्सचर in which component are not completely miscible. कंपोनेंट आर नॉट कंप्लीटली मिसिबल। जैसे आप शुगर, सॉरी, आयल प्लस वाटर ले लो, आयल प्लस वाटर ले लो, ये कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, तो इसको आप क्या बोलेंगे भैया? हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। अच्छा, अब ये तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हो गया। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ on the basis of exchange of energy and mass with the surrounding. On the basis of exchange of energy and mass with surrounding. यहाँ पर सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप्स। सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप। पहला भैया ओपन सिस्टम, बोथ मास and energy can be exchanged। यहां पर ध्यान दो, एनर्जी और मास के चेंज के आधार पर, मतलब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एंड मास, तो द्रव्यमान और ऊर्जा के परिवर्तन के आधार पर सिस्टम तीन प्रकार का होगा। ओपन सिस्टम, हिंदी में इसको कहेंगे खुला निकाय। हिंदी में अगर कहा जाए ओपन सिस्टम का क्या मतलब है, तो खुला निकाय है। खुला निकाय क्या है? जहां पर मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है, उसको आप खुला निकाय कहेंगे। आप ऐसे समझ लो भैया, जैसे आपको एक कप में चाय पीने के लिए दिया गया, तो आप चाय, जब आपको पीने के लिए दिया जाएगा तो चाय गर्म होगी, और चाय गर्म होगी तो थोड़ी देर के लिए आपने रख दिया, तो चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। चाय धीरे धीरे ठंडी हो गई तो एनर्जी उसका चेंज हो गया। फिर आप मतलब मान लो उसको फिर से पीना ही चाह रहे हैं, तो चाय आप गर्म कर सकते हैं। तो मतलब उसको एनर्जी जा भी सकती है और एनर्जी आ भी सकती है। एक चीज, चाय आपने पी लिया, द्रव्यमान उसका कम हो गया, और पीने का दिल हुआ, आप उसमें और मिला सकते हो। तो ये खुला निकाय है, जहाँ पर एनर्जी भी चेंज हो सकती हो और मास भी। तो हम जरूर नहीं एक चाय का एग्जांपल ले रहे हैं तो आप चाय ही रटे रहें, ऐसा नहीं। मतलब जो कोई चीज आप खुला छोड़ देते हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। जो भी खुला है, जरूर नहीं कि वो चाय ही हो। आप खुले कमरे में बैठे हो, वो भी खुले निकाय में आएगी, ओपन सिस्टम में आएगी। तो एग्जाम्पल में अगर आपसे बात किया जाए भैया, तो आप लोग एग्जाम्पल में क्या लिखना पसंद करेंगे, हम ये देखना चाहेंगे। एग्जाम्पल पहला, आइस इन ओपन बीकर। ओपन बीकर में रखी गई आइस, ये हो जाएगा भैया आइस इन ओपन बीकर। दूसरा हो जाएगा क्या, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? पॉन्ड्स, रिवर, पॉन्ड्स
तालाब जिसको कहोगे, रिवर कहोगे। अर्थ भी ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। अर्थ, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, प्लांट्स, ये सब याद रखिएगा, ये ओपन सिस्टम में आएंगे। सबसे एनर्जी और मास एक्सचेंज होता रहता है, ये चीज है भैया। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, कोई भी चीज बंद है। क्लोज सिस्टम, आप केमिस्ट्री की भाषा में न रटो उसको, आप उसको समझो। केवल जो भी चीज ढक दिए हो, कवर कर दिए हो, आप कमरे में बैठे हो, कमरा बंद कर दिया जाए, बाहर नहीं जा पाओगे, एनर्जी आ जा सकती है। तो यहाँ पर केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे एनीथिंग दैट इज कवर्ड, कोई भी चीज जिसे ढक दिया गया हो। आइस इनक्लोज्ड बीकर, आइस इनक्लोज्ड बीकर, आइस इनक्लोज्ड बीकर। तीसरा हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब ना तो एनर्जी और ना मास, कुछ भी चेंज ना हो सके। नाइदर एनर्जी, नाइदर एनर्जी नॉर कैन बी एक्सचेंज्ड, ना तो एनर्जी और ना मास दोनों चेंज ना हो सके। नाइदर एनर्जी ना मास कैन बी एक्सचेंज। जो भी, जैसे एनीथिंग दैट इज केप्ट इन थर्मस फ्लास्क, जो भी आप थर्मस फ्लास्क में रख दिए हो। तो एग्जाम्पल में आइस, अब जरूरी नहीं कि आप आइस ही रखो, आप चाय रख दो फ्लास्क। तो थर्मस फ्लास्क में रखी गई चीज आप चाय रखे हो, आइस रखे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया भैया सिस्टम के बारे में। सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया, दो ग्राउंड पे किया। एक तो कंपोजिशन के बेस पे किया, संगठन के बेस पे किया, और दूसरा एनर्जी और मास के एक्सचेंज के बेस पे किया। अब यहाँ पर दूसरा टर्म हो जाएगा सराउंडिंग। ये सराउंडिंग हम लोग कहते हैं। सराउंडिंग को हिंदी में परिवेश कहेंगे, या सराउंडिंग को हिंदी में परिवेश कहेंगे, या परिपार्श्विक कह सकते हैं। सराउंडिंग, परिवेश, हिंदी लिख ही रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हिंदी भी बोला करिए, तो परिवेश या परिपार्श्विक कह सकते हैं। तो ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जो सिस्टम से एनर्जी या मास या दोनों एक्सचेंज करने की कंडीशन में रहता है। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is in might
to be condition of एक्सचेंज कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, चेंज एक्सचेंज लिखा जाए, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग सिस्टम। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम से एनर्जी और मास एक्सचेंज करने की कंडीशन में होता है उसे परिवेश कहते हैं या परिपार्श्विक कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा बाउंड्री, बाउंड्री परिसीमा कहते हैं, परिसीमा, बाउंड्री हो जाएगा। बाउंड्री का मतलब यह है कि कोई रियल या इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती हो। ए रियल और इमेजिनरी लाइन which separate system and surrounding, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एक रियल या काल्पनिक रेखा जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, बाउंड्री कहते हैं। ये चीज रहेगा। जैसे मान लो आप क्लास में जैसे एक पढ़ा बताया गया एक एग्जाम्पल, मान लो आप बैठे हो किसी बच्चे के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो आप केवल उस बच्चे को देखो, इमेजिन कर लो कि आप किसी और को देख ही नहीं रहे हो। तो एक लाइन अपने दिमाग में बना लो कि इस लाइन के बाद, जैसे मान लो ये कोई क्लास में बच्चा बैठा तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन बना लिए कि हम इसके बाद किसी को देख ही नहीं रहे हैं। तो ये जो लाइन आपने इमेजिन कर लिया कि इसके बाद हम नहीं देख रहे हैं किसी को, वो क्या है, बाउंड्री है। या ये तो रियल इमेजिनरी लाइन हो गई, काल्पनिक लाइन हो गई। रियल का मतलब वास्तविक लाइन। जैसे आप टेस्ट ट्यूब लिए हो, यहाँ पर ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर आप कुछ रखे हुए हो, तो जो टेस्ट ट्यूब की दीवार है वो क्या हो जाएगी भैया, बाउंड्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाउंड्री। अब जो रियल लाइन है तो ये तो हार्ड हो सकती है या सॉफ्ट हो सकती है, कंडक्टिव हो सकती है या इंसुलेटिव हो सकती है। तो यहाँ पर आगे देखा जाए, if boundary is real, if boundary is real, then it may be hard or soft, conductive or insulative। कंडक्टिव और इंसुलेटिव, ये हो जाएगा। चलो भैया आगे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा स्टेट फंक्शन पे, या बल्कि स्टेट फंक्शन पे चर्चा न करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे चर्चा करें। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
ऑफ सिस्टम which depends upon mass। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती है उसको आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे हाथ में ऐसे एक पेन है, एक और ले लिया जाए, मास नहीं, अमाउंट, सॉरी, मास पे नहीं बेटा, अमाउंट पे। अमाउंट, हमारे हाथ में ये चाक, मान लो ये पेन है, आप एक पेन ऐसे और ले लो तो पेन की संख्या बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गया, मास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग मास लिखेंगे। एग्जाम्पल में मास हो जाएगा। दूसरा वॉल्यूम हो जाएगा। अमाउंट बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगी। अच्छा, एरिया बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गई, एरिया बढ़ जाएगी। अच्छा, मास बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसिलरेशन। ये एरिया नहीं, एसिलरेशन है। तो देखो अमाउंट बढ़ाओगे तो मास बढ़ जाएगा, मास और एसिलरेशन का मल्टीपल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक भैया, फोर्स बढ़ जाएगा। या आप फोर्स को mgh भी कर सकते हो, mgh कर सकते हो, ये तो खैर वर्क हो जाएगा नॉट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये वर्क हो जाएगा, नॉट फोर्स। तो ये हो जाएगा। और भैया ये फोर्स, अरे यार, फोर्स बराबर मास इनटू एरिया, एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा। पांचवा वर्क, W, mgh होता है। मास बढ़ाओगे मल्टीपल बढ़ जाएगा। छठा एनर्जी, आप 1 किलोग्राम एलपीजी जलाओ, 2 किलोग्राम एलपीजी जलाओ, दोनों में अलग अलग एनर्जी बढ़ेगी। हीट, हीट एनर्जी किसी भी टाइप की है, गिब्स फ्री एनर्जी, आगे पढ़ाएंगे। फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंथैल्पी भी एनर्जी ही है, आ जाएगा आगे। यहाँ पर इंट्रोपी, इंट्रोपी का मतलब होता है अनियमितता। तो अगर आप अमाउंट बढ़ाओगे, 10 बच्चे कर दो तो अनियमितता बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा एनर्जी, हीट, फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, वर्क हो ही चुका है, फोर्स भी हो चुका है, और एरिया, वॉल्यूम, मास, एनर्जी हो गया। चलो देखेंगे और कुछ ध्यान आएगा तो लिखेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है किस पे भैया, नेचर पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर नहीं। डिपेंड्स अपॉन नेचर, अपॉन नेचर, नॉट द अमाउंट। जो नेचर पर डिपेंड करे और अमाउंट पर डिपेंड न करे उसको आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पर देखें भैया, जैसे आप टेम्परेचर ले रहे हैं, तो टेम्परेचर में आप मान लो 1 लीटर वाटर लिए हो और 1 लीटर जो वाटर है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। आप इसको तुरंत आधा लीटर कर दो, तो आधा लीटर कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेचर है उसका 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या चौथाई कर दोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो 50 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आप भले उसको क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं, मतलब अमाउंट को कम कर दिए हैं या ज़्यादा कर दिए हैं, इससे फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज़ भैया जानते रहिएगा। टेम्परेचर, इसी तरह से हम लोग टेम्परेचर के साथ ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आप घर पे आपके चाय बनती होगी, चाय आपको पीने के लिए दी भी जाती है। अब एक पॉट्स में जो इसमें चाय बनी थी 3-4 कप चाय तो बनती होगी। अब आप क्या करें, चाय आपको 2 बार पीने के लिए दी गई। पहली बार तो 4 कप चाय जो वहाँ बनी थी उसमें को छाना गया और उसको निकाल के आपको 1 कप चाय पीने के लिए दे दिया गया। आपने 1 कप चाय पाया उस 4 कप में से, और दूसरी कंडीशन ये है कि पूरी की पूरी चाय छानी गई और वैसे ही आपको पीने के लिए दे दी गई। जैसे मतलब जितना बनाया था पूरा छान के आपको दे दिया गया। आप देखेंगे कि दोनों बार चाय बराबर मीठी होगी, चाय के स्वीटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले आपको एक बार थोड़ा से मात्रा में दिया गया था और पूरी दूसरी बार ज़्यादा मात्रा में दिया गया, उस पर आपके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरा डेंसिटी है, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी जैसे हम लोग आपसे कहा जाए कि जल की डेंसिटी कितना होती है, घनत्व तो कितना होता है, तो आप कहोगे जो भी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी कहोगे। तो फिर आप ये अमाउंट नहीं पूछोगे कि 1 लीटर जल का बताएं या 2 लीटर का बताएं या 10 लीटर का बताएं, आप अमाउंट नहीं पूछोगे। अच्छा, डेंसिटी एक और चीज़ आपको बता दें, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मात्रात्मक गुण कहते हैं और इसको हिंदी में लिख दें तो विशिष्ट गुण कहते हैं। थोड़ा सा आपको हिंदी में बताना भूल गए, विशिष्ट गुण। कुछ बच्चे कहते हैं एक्सटेंसिव भी बोल दिया करिए, तो अब हम हिंदी मतलब जो टर्म है उनकी हिंदी आपको बता देंगे। ये मात्रात्मक गुण तो नाम से क्लियर है कि जो मात्रा पर निर्भर करे, मात्रात्मक गुण। तो जो मात्रा पर निर्भर करे उसको मात्रात्मक गुण कहेंगे, और जो मात्रा पर निर्भर न करे, प्रकृति पर निर्भर करे, उसको आप क्या कहोगे, विशिष्ट गुण कहोगे। अच्छा, दो देखो, मास जो है मात्रात्मक गुण है, वॉल्यूम मात्रात्मक गुण है, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये चीज आप लोग जानते रहिए। डेंसिटी हो गया। यहाँ पर भैया प्रेशर ले लो। प्रेशर, दाब जिसको हिंदी में बोलोगे, प्रेशर ये भी बताओ बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स, फोर्स क्या है, विशिष्ट गुण मात्रात्मक गुण है, एरिया भी मात्रात्मक गुण है। तो दो मात्रात्मक गुण का जो रेशियो है वो विशिष्ट गुण है। यहाँ पर जो भी, ये विस्कोसिटी हो गई, आप विस्कोसिटी ले लो, विस्कोसिटी ले लो, सरफेस टेंशन, सरफेस
एक्सटेंशन ले लो भैया, बॉइलिंग पॉइंट ले लो, जितने भी पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है तो आप कहोगे 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये नहीं पूछोगे 1 लीटर जल का बताएं, 2 लीटर जल का बताएं या 10 लीटर जल का बताएं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया भैया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया भैया। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे आपसे कहा जाए जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 वोल्ट होता है। ऑक्सीडेशन कहेंगे तो उसके सामने प्लस लगा दोगे, रिडक्शन कहेंगे तो माइनस लगा दोगे। हालांकि हर मेटल के साथ ऐसा नहीं होगा, हम विशेष रूप से जिंक का बोले तो किसी भी जो मेटल है या कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में समान होंगे, मान में समान होंगे, साइन चिन्ह में विपरीत होंगे। ठीक है, तो जब आपसे कहा जाए मान लो किसी मेटल जिंक का ही आपसे कहा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो आप ये नहीं पूछोगे कि जो जिंक राड है वो कितनी छोटी है, कितनी मोटी है, बड़ी है, ये कितना है, ये आप नहीं पूछोगे, बस सीधे बताओगे। ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट भैया, स्पेसिफिक हीट ये भी हो जाएगा। ये विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे, स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ पर नोट करके आपको बता दें, नोट करके हम आपके लिए एक लाइन लिखने जा रहे हैं। नोट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is always intensive, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव। जैसा भी आपको बताया गया, डेंसिटी मास अपान वॉल्यूम होता है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा प्रेशर, ये एरिया, फोर्स अपान एरिया। तीसरा हम लोग अभी अच्छा चीज बता दें आपको, ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट लिखने चल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें बेटा कि अगर हम लोग अमाउंट को स्पेसिफाई कर दें तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव हो जाती है। इफ अमाउंट स्पेसिफाई देन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम इंटेंसिव। तो अगर अमाउंट को स्पेसिफाई कर दें तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव हो जाती है। जैसे यहाँ पर स्पेसिफिक हीट, ध्यान देना, स्पेसिफिक हीट, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का मतलब वो हीट जो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। स्पेसिफिक हीट को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा अगर केवल हीट ले लिया जाए, हीट, ये हीट अगर हम लोग ले रहे हैं तो हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भैया। लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट ले लें तो स्पेसिफिक जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेकिन स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये चीज हो गया। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे स्टेट फंक्शन पर, स्टेट फंक्शन पर चर्चा कर लिया जाए। स्टेट फंक्शन
थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी which depends sorry uh, which depends only initial and final state, not the path followed, not the path followed। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, किस पाथ से प्रोसीड किया गया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में एक्सेप्ट हीट एंड वर्क, all the above property, all the above property except heat and work, all the above property मतलब हीट और वर्क को छोड़कर जितने भी ऊपर प्रॉपर्टी लिखी गई हैं वो सब स्टेट फंक्शन हैं। एक बार नीट में पूछा था, सीबीएसई पीएमटी में क्वेश्चन ये था, यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन which one of the following is स्टेट फंक्शन। यहाँ पर ऑप्शन ए ई मीन्स इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर डब्लू मीन्स वर्क और क्यू मीन्स हीट और डी में सॉरी थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, ऑप्शन बदल दे रहे हैं। यहाँ पर डब्लू क्यू डब्लू प्लस क्यू नन, तो आपका आंसर हो जाएगा डब्लू प्लस क्यू। क्यों? क्योंकि ई बराबर होता है डब्लू प्लस क्यू, तो ये ध्यान दो ये डेल्टा ई होता है। तो ये डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी, तो डब्लू वर्क है जो एक्सटेंड स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क मतलब क्यू हीट है जो स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन दोनों का सम इंटरनल एनर्जी चेंज होता है जो स्टेट फंक्शन है। और आईआईटी में पूछा गया था यही सेम क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, which one of the following is not state function। यहाँ पर डेल्टा एच डेल्टा ई क्यू
डी टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्यू, ये हीट जो है स्टेट फंक्शन नहीं है। यहाँ पर एक और लिख लेते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ये एनर्जी लिखा गया है, यहाँ पर एक और लिख लेते हैं इंटरनल एनर्जी। ये हो जाएगा ये। चलो भैया, स्टेट वेरिएबल हम लोग हेडिंग लेंगे, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल यहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी which govern state of system। तो ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट को गवर्न करती हैं, यहाँ पर ध्यान दो, और ये चार हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन। ये चार हैं, ये तीन हैं ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें वन कंपोनेंट, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम है। जैसे अगर कहीं पर आपने केवल वाटर लिया है, प्योर वाटर लिया है, तो जब प्योर वाटर है तो वहां पर कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, वहां पर कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहां पर जब एक से ज्यादा कंपोनेंट है तभी कंसंट्रेशन की, इफ सिस्टम हैज मोर देन वन कंपोनेंट, मोर देन वन कंपोनेंट, तो एक ज्यादा होंगे भैया तो ये हो जाएगा, ये फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। अब यहां पर अगर ध्यान दो, ये तीन में से किसी दो को अगर आप फिक्स कर दो तो तीसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। अब हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लें। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू इट्स फिजिकल नेचर। It is sum of various kind of energy, kind of energy. It is sum of various kind of energy. E ET ट्रांसलेशनल, V वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल को स्थानांतरित बोलेंगे, वाइब्रेशनल को कंपन, आर रोटेशनल, ई के ई काइनेटिक गतिज ऊर्जा, ई पी ई पोटेंशियल एनर्जी, ई एन यू न्यूक्लियर एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल बोलेंगे ई आर रोटेशनल, घूर्णन, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ईवी वाइब्रेशनल एनर्जी।
ई के ई, काइनेटिक, ई पी ई, पोटेंशियल एनर्जी, यू, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी नोट करके। एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। आर नॉट इन्वॉल्व in internal energy। इन्वॉल्व का मतलब आर इंक्लूडेड कर सकते हो, इंक्लूडेड कर लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंक्लूडेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जरूर याद रखिएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कौन सी एनर्जी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण जो एनर्जी है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज भैया आप लोग जानते रहिएगा। आगे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट्स ऑप्शन लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसकी एब्सोल्यूट नहीं कर पाते। अगर पूछा जाए क्यों डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो आप कहेंगे इतनी सारी एनर्जी का सम है और सबको एकदम सही सही ज्ञात कर लिया जाए ऐसा संभव नहीं है। तो जो आंतरिक ऊर्जा है ये स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। स्टेट फंक्शन को हिंदी में अवस्था फलन कहेंगे, तो ये अवस्था फलन है। और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है मात्रात्मक गुण है, तो अवस्था फलन और मात्रात्मक गुण है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इसका शुद्ध मान ज्ञात नहीं कर सकते। अगर पूछा जाए क्यों ज्ञात नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे कि इतन डिटरमाइन का मतलब ज्ञात करना, कितनी सारी वैल्यू का ये सम है और सबको शुद्ध रूप से ज्ञात किया जाए ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज मेजर्ड इन बाम कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी is measured in bomb कैलोरीमीटर। तो जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर में मेजर करते हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में कौन सी एनर्जी मेजर करते हैं, या ऐसे पूछ लिया जाएगा, मतलब मान लो आपसे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कराना है और आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इंटरनल एनर्जी ज्ञात करो, आपसे सारा डाटा दे देगा और कहेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ एनर्जी व्हिच इज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरी मीटर। तो
बाम कैलोरीमीटर में जो एनर्जी मेजर की गई है उसकी वैल्यू आप डिटरमाइन करें। बाम कैलोरीमीटर में आप इंटरनल एनर्जी ही डिटरमाइन करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन करना पड़ेगा। ईपी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ईआर इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर P ज्यादा है, E ज्यादा है ER से, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक का मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पर हम लोग एनर्जी, और ईपी अगर कम है ER से, इसका मतलब जहां ये एक्जोथर्मिक हो जाएगा, और एक्जोथर्मिक का मतलब जहां एनर्जी निकले। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जब ये ऐसे ये ई है, ऊपर देखे तो एंडोथर्मिक है, ये ER है, ये एंडोथर्मिक के लिए है। और यहाँ पर ध्यान दें, जब P नीचे दिख रहा है, मतलब ये R ऊपर है, ये P नीचे है, तो ये एक्जोथर्मिक हो जाएगा। ये चीज भैया जानते रहिए, ये हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब यस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो यहाँ पर इफ डेल्टा टी मान लो 0 हो जाए, तो देन डेल्टा ई 0 हो जाएगा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये डेल्टा टी कहाँ पर होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो डेल्टा टी 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। नोट करके, इंटरनल एनर्जी is also known as energy of constant volume। यहाँ पर तो इसको कांस्टेंट वॉल्यूम की भी कहते हैं। यहाँ पर फॉर मोनो एटॉमिक गैस डेल्टा ई बराबर 3/2 RT कैलोरी पर मोल। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे इंथैल्पी और उससे आगे की चीज़ों के बारे में। ठीक बेटा, आज की बात हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।